हेलो डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए और ये बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है जो आप यहाँ पे इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान रखें, ये इसमें हम देख रहे हैं ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को, ब्रिटेन की। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि हर देश की राजनीति में वहाँ का सामाजिक और आर्थिक जो स्तर है वो काफ़ी महत्व रहता है उस देश की स्थिति और परिस्थिति के अंतर्गत। तो ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था के कुछ झलक यहाँ पे हम देखेंगे, उसकी व्यवस्था किस तरह से बनी है। तो उसके कुछ हम पॉइंट पहले ही यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, तो उसको देखेंगे और समझेंगे कि आप इस एग्ज़ाम में इस प्रश्न आए इस तरह का तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो वैसे आपको पता होगा ब्रिटेन एक औपनिवेशिक देश है, यानी ये एक ऐसा देश है जो हर लगभग बाकी देशों में इन्होंने अपने व्यापार के जरिए अधिकार किया था और इस तरह से उन्होंने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। और इस तरह से इसकी अर्थव्यवस्था है वह बाकियों से अलग है। और हम बात करें तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि मार्क्स ने भी ये कहा था कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियाँ ही करती है। यानी कहीं पर भी किसी भी कंडीशन या कह सकते सभ्यता को देखिए, वहाँ की आर्थिक स्थिति उस सभ्यता को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आर्थिक परिस्थिति काफ़ी मायने रखती है। इस बारे में आर्थिक जनतंत्रवाद के अभाव में, आर्थिक जनतंत्र के अभाव में राजनीतिक जनतंत्र संभव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि बिना पैसों के बिना एक अच्छा राज्य नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है एक राज्य है लेकिन राज्य में लोगों को अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है या ऐसी कोई रणनीति नहीं बना पा रही है वहाँ की सरकार या लोग जो भी है वहाँ की व्यवस्थाएं जो लोगों को आर्थिक रूप से सहूलियत प्रदान करे, तो ऐसी व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि इतिहास भी आर्थिक पहिए के ऊपर झूलता है, यानी आर्थिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक अवस्था ऐसी है जो हर किसी स्थिति को कहते हैं ना मजबूती प्रदान करती है। तो ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो पता होगा ब्रिटेन एक औपनिवेशिक देश है, तो पहले से ही काफ़ी सभ्य है। और इस बारे में यद्यपि आज ब्रिटेन है वो काफ़ी समृद्ध है दूसरों के मुकाबले, और इस तरह से वह अन्य देशों से पूंजीशील परिस्थिति में भी है, उपलब्ध है। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आर्थिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तो हम पहले पॉइंट से डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा पहले से ब्रिटेन काफ़ी सभ्य है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन क्या है कि आज ब्रिटेन की गणना विश्व के समृद्ध देशों में होती है, परंतु आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियाँ आ गई है। क्योंकि हर कोई पहले किंग हुआ करता था, लेकिन अब उसको वही पदवी रखने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है किसी भी स्थिति पर देखें, परिस्थिति में देखें। क्योंकि जापान और जर्मनी जैसे देशों के आर्थिक विकास की गति ज़्यादा निरंतर बढ़ रही है और वह ब्रिटेन को अनेक समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला पॉइंट कि ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था कैसे इतनी अच्छी है और क्या चुनौतियां इनके सामने भी आ रही हैं। तो पहला पॉइंट है उद्योग प्रधान देश। बिल्कुल ब्रिटेन, आपको पता होगा विश्व में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? आपका आंसर होगा ब्रिटेन। बिल्कुल ब्रिटेन ही है, क्योंकि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 10 से शुरू हुआ था कि सबसे पहली औद्योगिक क्रांति वो ब्रिटेन में हुई थी। क्यों? क्योंकि देखिए कोई शुरुआत कहीं पर अगर पहले होती है तो उसका रीज़न एक तो ये होता है कि उस शुरुआत के पीछे वाले जो कारण होते हैं या सहूलियत होती है वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो ब्रिटेन में पैसे भी थे, लोग काम करने के इच्छुक भी थे और एक ऐसा वातावरण था जो उद्योग बढ़ाने को या कहते हैं ना कि औद्योगिकरण की क्रांति में सहयोग करता था। तो ब्रिटेन सबसे पहले ऐसा देश था जहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वह विश्व के अधिकांश देशों के साथ आसानी से व्यापार कर सकता था, जो मैंने पहले ही बताया था। क्या? कि ब्रिटेन चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। अब जब पानी से घिरा हुआ है तो ये दूसरे देशों से जहाज़ के जरिए व्यापार कर सकता है और इसकी खुद की भी सेफ्टी हो सकती है। तो इस तरह से प्रारंभ में जहाँ ब्रिटेन में कपड़े, लोहा, लकड़ी आदि उद्योगों को प्रधानता दी जाती थी,
धीरे धीरे विज्ञान और तकनीक के विकास के परिणाम भी नए नए रसायन, इंजीनियरिंग और लोहे जैसे विकास होने लगे। तो ब्रिटेन में जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग कृषि की अपेक्षा नगरीकरण का विकास काफ़ी तेज हुआ। तो आज ब्रिटेन में केवल 2% लोग ही ऐसे हैं जो कृषि में लगे हुए हैं। यद्यपि ब्रिटेन सरकार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजना है, लेकिन वह योजना भी इतनी कारगर नहीं होती, क्योंकि ब्रिटेन का एक स्वभाव हो गया है औद्योगिकरण, और वहाँ पे उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया गया, प्रधानता दी गई है। तो इस तरह से ये औद्योगिकरण व्यवस्था है वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की बैकबोन की तरह काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट है पूंजीवाद का विकास। बिल्कुल, जहाँ पर उद्योग यानी औद्योगिकरण का विकास पहले हुआ है, वहाँ पे पूंजीशील लोग भी ज़्यादा मात्रा में होंगे, क्योंकि उद्योगों से पूंजी का बहुमूल्य, पूंजी की वजह, यानी कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योग तभी संचालित होते हैं जब लोगों के पास पैसा होता है। और ब्रिटेन में पैसे थे उनके पास, क्योंकि दूसरे देशों पर ये किंगडम की तरह राज करते थे, तो उनके पास काफ़ी संसाधन थे, और इसी संसाधन के बदौलत उन्होंने क्या किया, औद्योगिकरण का विकास किया। और इस औद्योगिकरण की क्रांति में उनके लोगों के पास पूंजी काफ़ी मात्रा में जमा हो गई, और वे पूंजीशील समुदाय के अंतर्गत आने लगे। और इसी तरह हम बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फिर 2 वर्ग बन जाते हैं। तो पूंजीशील, एक जिनके पास पूंजी नहीं है, लेकिन पूंजी एक ऐसी कह सकते हैं कि सामर्थ्य होती है आपके पास जो आपके कार्य करने की गति को बढ़ा देती है, और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही ब्रिटेन का विकास भी काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। आगे बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता को स्वाभाविक और आवश्यक माना जाता है। देखो, पूंजी जब पैसे होंगे तो एक चीज़ होती है क्या, कि किसी के पास तो पैसे ज़्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, तो ये असमानता वहाँ पे स्वीकार करनी पड़ती है। और प्रारंभ में ब्रिटेन में पूंजीपति ही अधिक ताकतवर थे, परंतु धीरे धीरे मजदूर वर्ग संगठित हो गए तथा सरकार पर इसके मध्य समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आ गई, कि अब जो एक पूंजी एक तरफ नहीं है तो उसको तालमेल करने का कार्य की सरकार के पास होता है। तो इस असमानताओं को कहते हैं कि सही करने की जिम्मेदारी सरकार पे थी। तो धीरे धीरे सरकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ने लगा, और सरकार को अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी पड़ी। और ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो ब्रिटेन की सरकार ने और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था से युद्ध का माहौल कुछ अलग। व्यवस्था ने काफ़ी मजबूत किया है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था को। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि राज्य की बदलती भूमिकाएं, क्योंकि जब पैसे होते हैं ना, तो सब कुछ नया करने को सोचता है, और कुछ नया होने का भी एहसास होता है, क्योंकि पैसे सब कुछ कर सकते हैं। आज के समय ये बात होती है कि पैसे यह है, पूंजीवादी व्यवस्था है, अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा पूंजीशील हैं तो व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग होना स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूंजी सब कुछ कर सकती है, नहीं, लेकिन ज़्यादा हद तक पूंजीशील व्यवस्थाएं, पूंजीशील लोग उस पूंजीशील व्यवस्थाओं को अंडरटेक करते हैं। नहीं कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि पैसे और ताकत कोई भी परिस्थिति अपने अकॉर्डिंग बना सकती है। तो वैसा ब्रिटेन में भी है, क्योंकि दुनिया के देशों में ब्रिटेन आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाने वाला प्रमुख देश था। यानी लोग आर्थिक क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, उनको पूरी स्वायत्ता, पूरी छूट दी जाती है कि वो नया व्यापार या जो भी करें, तो सरकार उसके काम में कम से कम हस्तक्षेप करेगी तो वे काम अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम में अगर दखलअंदाजी बार बार होती है तो काम सही से नहीं होता। तो ब्रिटेन पहला देश या उन प्रमुख देशों में जहाँ सरकार है वो उनके लोगों के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, तो उसने निजी क्षेत्र के उद्योगों पर काफ़ी किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों का विस्तार का निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए भरपूर फायदा उठाया। और कुछ उद्योगपति थे जिन्होंने ब्रिटेन की इस हस्तक्षेप नीति का बहुत फायदा उठाया। यानी उनको पता है कि सरकार हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो उन्होंने अनावश्यक या जो से ज़्यादा फायदा है वो इस सरकार की इस नीति का उठाया। और इस तरह से ब्रिटेन की गणना विश्व के समृद्ध देशों में होने लगी। लेकिन धीरे धीरे विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग कर अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी अपने उत्पादन को बढ़ाने लगे, और इस क्षेत्र में ब्रिटेन को चुनौती मिलने लग गई और ब्रिटेन को सस्ते सामान से मुकाबला करना पड़ा। परिणाम विश्व युद्ध ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया था। तो अब ये आप समझ गए होंगे राज्य की बदली भूमिका कैसे बदली, क्योंकि पूंजीशील व्यवस्थाओं ने एक तरह से वहाँ की
छूट क्या थी कि ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो काफ़ी हद तक ब्रिटेन इससे समृद्ध भी हुआ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चौथा पॉइंट है लोकहितकारी राज्य की धारणा। बिल्कुल, जो ब्रिटेन का राज्य है वह लोगों के कल्याण को ज़्यादा महत्व देता है, लोगों के हित के लिए ही अपनी रणनीतियाँ बनाता है, क्योंकि उसको पता है अगर मेरा राज्य और राज्य के लोग अच्छे होंगे, सबल होंगे, सभ्य होंगे, तभी तो मेरा भी विकास होगा, मतलब ब्रिटेन का विकास होगा। तो इसलिए वहाँ की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोक हित में कार्य करती है और ऐसे राज्य की कल्पना भी करती है। ठीक है, जो राज्य व्यक्तियों के सामान्य कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं वे लोक कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। ब्रिटिश सरकार राज्य उदारवादी परंपराओं पर आधारित है, इससे व्यक्ति का सर्वोच्च समझकर प्राथमिकता दी जाती है कि व्यक्ति को क्या चाहिए उसको पहले काम, उसकी वो छूट पहले दी जाए उसको, यानी प्राथमिकता। राज्य की प्राथमिकता क्या है, व्यक्तियों को या मेरे नागरिकों की क्या चाहिए उसके ध्यान में रखते हुए ही राज्य काम करे और उन लोगों के अकॉर्डिंग ही पूरी तरह से ध्यान रखते हुए राज्य कार्य करता है, तो लोगों के अकॉर्डिंग लोकहितकारी राज्य कहलाता है। ब्रिटेन कल्याणकारी राज्य उदारवादी परंपरा पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति को सर्वोच्च समझकर प्राथमिकता दी जाती है और व्यक्ति के कल्याण को समाज कल्याण का आधार माना जाता है। तो राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवाना माना जाता है। राज्य शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। अब इसमें भी कुछ परिस्थितियां वर्तमान में फेस करनी पड़ती है। हुआ क्या कि ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के संबंध में समय समय पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता गया और 1970 तक तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था समृद्ध थी, लेकिन सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। जब 1970 तक तो यही था कि सब ठीक था, लेकिन 1970 के बाद सरकार के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी, वह कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना कठिन हो गया। ऐसे समय में मार्गरेट थैचर ने आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका को सीमित करने पर बल दिया, और ये एक बहुत अच्छा कदम था जो ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को एक नया मुकाम, नई कैन परिस्थितियाँ, नए रास्ते पर ले जाने में काफ़ी कार्य कर रहा। आज ब्रिटेन के सभी दल कल्याणकारी राज्य की धारणा के समर्थक है और यही कारण है कि चाहे कोई राजनीतिक सत्ता दल में आए, कल्याणकारी राज्य को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर राज्य और लोगों का कल्याण होगा तो वही व्यवस्था टिकी रहती है। क्योंकि जो लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है कोई भी व्यवस्था, तो वह व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, वह राज्य व प्रशासन में नहीं टिकता है। तो पाँचवें पॉइंट की हम बात करें, और पाँचवा पॉइंट आपके सामने ही है, उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, पहले कहा था कि जो हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन उद्योग प्रधान देश है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योगों में लगे हुए, क्योंकि मतलब कम कह सकते हैं कि 2% लोग, टोटल में से 2% लोग ही हैं जो कृषि में जुड़े हुए। किस में जुड़े हुए? कृषि में, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो उद्योग प्रधान देश है और व्यापार वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र ऐसा है, भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि वह व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है तो व्यापार ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो ब्रिटेन की पूरी आर्थिक व्यवस्था उद्योग और व्यापार पर आधारित है, और यही एक ऐसी परिस्थिति है जो इसको सपोर्ट करती है। अब बात करें कि उपनिवेश को कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्राप्त कर उसे कारखानों में निर्मित कर वापस उपनिवेशों में बेचना। जैसे हम बात करें भारत की, तो ब्रिटेन ने बाहर से कच्चा माल लिया और उन्हीं को वो 1 रुपये में माल लेके 10 रुपये में बेचा, यानी विनिर्माण करके। तो इस तरह से उसको व्यापार में काफ़ी दिलचस्पी और व्यापार के बहाने, उद्योग के बहाने उसने उपनिवेश भी स्थापित किए थे। और ज़्यादातर अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन की जो आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित है, तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, व्यापार और उद्योग, जो इसके बैकबोन है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था की। तो अब बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट। उससे पहले आप ध्यान रखें कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में समय के अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सपोर्ट तो रही, लेकिन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इसके पश्चात निरंतर उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन हमेशा यही प्रयास है कि उसके उद्योग का विकास होता रहे, जिससे उत्पादन में मात्रा में वृद्धि के साथ निर्यात को भी प्रोत्साहन मिले। लेकिन वहाँ की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कभी प्रभावित भी करती है। तो अब 6 नंबर पॉइंट देखें, यूरोपीय संघ, जिसको हम बोलते हैं UAE, ठीक है।
या इसको थोड़ा कन्फ्यूजन रखेंगे, यूरोपीय संघ की सदस्यता, यानी क्या किया कि ब्रिटेन और यूरोप के जो कुछ देश थे उन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया दूसरे विश्व के देशों के साथ मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हम अपने इस संघ में रहकर अपना विकास करेंगे। इस तरह यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ था। तो वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण की भावना का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का महत्व बढ़ने लगा। जिस देशों में विदेशी पूंजी निवेश समय पर हो गया वे आज आर्थिक क्षेत्र की प्रतियोगिता में अग्रणी हो गए, और जो देश विदेशी पूंजी निवेश को नव उपनिवेशवाद का एक रूप मानकर उससे परहेज करते थे, राजनीतिक दृष्टि से समय पर निर्णय नहीं ले पाए और वे आज पिछड़ गए। क्योंकि समय का अकॉर्डिंग अगर नया होता है और नया नहीं कर पाते तो नुकसान होता है। जैसे बात करें मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग का, तो कुछ समय पहले नोकिया जो मोबाइल है वो राज करता था, लेकिन जब समय बदला, आया एंड्रॉयड का ज़माना, तो उसने एंड्रॉयड को तवज्जो नहीं दिया, उसने अपने ही विंडोज़ पे चलने का काम किया। तो समय के अकॉर्डिंग उसने नवीन परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया और आज वह गर्त की ओर है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ सभी को मौका देती हैं और जो मौके को नहीं पहचानता वो पिछड़ जाता है। यही परिस्थितियाँ अन्य देशों के साथ हुई और ब्रिटेन इसने काफ़ी लाभान्वित हुआ। तो 1970 की बात है। 1970 के बाद ब्रिटेन में आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी और ब्रिटेन की आर्थिक पूंजी की आवश्यकताएं पड़ी। घरेलू बाजार से पूरा नहीं किया जा सकता था, अतः विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ी। यूरोप के राष्ट्रों ने संगठित होकर अमेरिका और जापान से पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कहते हैं ना कॉम्पिटिशन करने के लिए, एक यूरोपीय संघ का निर्माण किया और यूरोपीय संघ की सदस्यता ब्रिटेन भी जुड़ा। तो इससे क्या होगा, यूरोप के अन्य देशों के साथ तो व्यापार संबंध तो अच्छे हुए, लेकिन आर्थिक मामलों में ब्रिटेन का जो एकाधिकार था वो कम होने लग गया जब वो यूरोपीय संघ से जुड़ा। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते उस यूरोपीय संघ के निर्णय को ब्रिटेन में लागू करना होता था, जिससे उसकी राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका और नीति में परिवर्तन आया था ब्रिटेन की, और उनकी स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता भी सीमित हो गई। तो इस तरह से यूरोपीय संघ वगैरह, ये काफ़ी एग्जाम्पल आपके ये उदाहरण दिए, मतलब पॉइंट है आपके सामने, जिससे आप अपने एग्जाम में ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग अलग और भी ग्रुप बने, जैसे G7, नाफ्टा, यूरोपीय संघ, एपेक, आसियान, ये ऐसे अलग अलग संगठन बने, जो संस्थाएं बनी जो राज्यों के संगठन और उसके माध्यम से आर्थिक हितों को पूरा करने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से इसका विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक विश्व समुदाय होता है वो राजनीति आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तन भी करता है। तो आज के वीडियो में हमने यही देखा है ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था किस तरह की है और कैसे प्रभावित होती है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान के विकास की ओर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।